13 अगस्त 2023 जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान, एक ट्रेन हाईजैक हुई। बलूच रिबल्स ने पाकिस्तानी फ्लैग उतारकर अपना झंडा फहरा दिया। वीडियो वायरल हुआ, दुनिया शॉक थी, पाकिस्तान एम्बैरेस्ड। लेकिन ये पहली बार नहीं था। बलूचिस्तान दशकों से सुलग रहा है और इस आग को दबाने की कोशिश भी दशकों से जारी है। लेकिन सवाल यह है, बलूचिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है? देखिए, आज की कहानी जियोपॉलिटिक्स की सबसे अनकंफर्टेबल कहानी है, जिसके बारे में पाकिस्तान बोलना नहीं चाहता, चाइना सुनना नहीं चाहता और दुनिया देखना नहीं चाहती। बलूचिस्तान। पाकिस्तान का 44% हिस्सा रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी भी और शायद पाकिस्तान का नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट भी यह है बलूचिस्तान। पाकिस्तान की टोटल लैंड का 44% हिस्सा। जमीन बड़ी, लोग छोटे और उससे भी छोटे हक। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 1.2 करोड़। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 6%। लेकिन रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, पाकिस्तान की टोटल गैस का 36%। 30 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिजर्व ऑयल, 20 बिलियन बैरल संभावित रिजर्व। गोल्ड डिपॉजिट, रेको डिग माइन, दुनिया की 5th लार्जेस्ट। कॉपर रिजर्व, कोल 175 बिलियन टन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अरब सागर से डायरेक्टली कनेक्टेड, गवादर पोर्ट, पर्शियन गल्फ का गेटवे, ईरान और अफगानिस्तान से बॉर्डर। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। लिटरेसी रेट 41%। पाकिस्तान की एवरेज है 58%। 71% लोग गरीबी रेखा के नीचे। कई इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान भी नहीं है। तो सवाल यह है, इतना अमीर लेकिन इतना गरीब क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के पास दौलत तो है, लेकिन उस दौलत की चाबी इस्लामाबाद के पास है। 1952 में बलूचिस्तान के सुई इलाके में गैस निकली, पर सुई टाउन को गैस कनेक्शन 1986 में मिला, 34 साल बाद। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये सिस्टमैटिक लूट है। अब समझिए कैसे होती है ये लूट। बलूचिस्तान से नेचुरल गैस निकलती है, जैसे सुई गैस फील्ड। पाकिस्तान की पूरी मेजर गैस फील्ड यहीं पर है। यहाँ से ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस पर ईयर प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये गैस जाती कहाँ है? पंजाब की फैक्ट्रीज में, कराची की इंडस्ट्रीज में, इस्लामाबाद के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, सिंध के पावर प्लांट्स में। और बलूचिस्तान को क्या, जहाँ से गैस निकलती है वहाँ के लोगों को गैस ही नहीं मिलती। वहाँ के लोग लकड़ी जला के खाना बनाते हैं आज भी। रॉयल्टी और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा फेडरल लेयर में अटक जाता है। बलूचिस्तान को अपनी ही दौलत का सीमित हिस्सा मिलता है और यहीं से ग्रीवेंस परमानेंट हो जाती है। अच्छा, बलूच के लोग कहते हैं हमारी गैस से पाकिस्तान के घर चमकते हैं और हमें अंधेरा मिलता है। और ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं है, ये आइडेंटिटी, लैंग्वेज और डिग्निटी का भी है। और जब हक रुकता है, हिस्ट्री पैरेलल ढूंढती है। 1971 ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके 3 रीजन थे। पहला, भाषा का अपमान। ईस्ट पाकिस्तान में बंगला बोलते थे, लेकिन पाकिस्तान ने फोर्सफुली उर्दू थोपना शुरू कर दिया। आइडेंटिटी सप्रेस की गई। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. सेकंड, रिसोर्सेज की लूट। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान की इकोनॉमी का 60% कंट्रीब्यूट करता था। जूट एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। लेकिन बेनिफिट सब वेस्ट पाकिस्तान को जाता था। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं। थर्ड, मिलिट्री दमन। जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट चला दिया, जिसमें बहुत जेनोसाइड हुए, मास किलिंग हुई, रेप, टॉर्चर। 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसका रिजल्ट क्या निकला? ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब आते हैं बलूचिस्तान पे। तीनों पैटर्न सेम है, भाषा की अनदेखी, रिसोर्सेज का लूट और एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। फर्क बस इतना है कि ईस्ट पाकिस्तान के पास इंडिया था। 1948 में पहली इंसर्जेंसी हुई, पाकिस्तान बनने के जस्ट 3 मंथ्स बाद। मीर अहमद यार खान, जो कि कलात स्टेट का रूलर था, उसने पाकिस्तान के साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम 300 साल से इंडिपेंडेंट हैं और आगे भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री ने क्या किया? फोर्सफुली कलात को ऑक्यूपाई कर लिया। 1958 पहाड़ों में फिर बगावत शुरू हुई। नवाब नरोज खान 80 साल की उम्र में लीड लेते हैं और उनका मोटो था अपनी जमीन पर अपना हक। काफी दिन लड़ाई चली। एमनेस्टी के इंटरवेंशन के बाद में वो सरेंडर करेंगे और पाकिस्तान उनकी बात सुनेगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा दिया, उनके बेटों को फांसी दे दी गई। नवाब को जेल में डाल दिया गया, जहां एक लंबे वक्त के बाद उनकी मौत हो गई। 1962 में फिर बगावत उठी। इस बार आगे थे शेर मोहम्मद मारी।
उन्होंने गुरिल्ला स्टाइल अपनाया और पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी। कभी हिट एंड रन, दिन में पहाड़ों में छिप जाना, इसी लोगों ने उन्हें परारी भी कहा। पाकिस्तान को इसे दबाने के लिए सेना तक उतारनी पड़ी, कई परारी मारे गए और पकड़े भी गए। पर इस लड़ाई ने बलूचों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का एक नया तरीका सिखा दिया था। याद रखिए, जहां जमीन पर लकीरें खिंचती हैं वहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगले दौर का इंतजार करती हैं। और 20 साल बाद 2005 में एक नए दौर का संघर्ष फिर शुरू हुआ और इस आग में घी डालने का काम किया नवाब अकबर बुट्टी की मौत ने, जो एक सैन्य ऑपरेशन में मारा गया। इसके बाद हालात और सख्त हुए, छापेमारियां हुई, गिरफ्तारियां हुई, कई लोग गायब हुए और हर तरफ डर का माहौल बन गया। ग्राउंड पर एक अनसेट नियम बन गया, दिन में खामोशी रखो, रात में धमाके करो। और धीरे धीरे ये लड़ाई स्थानीय शिकायतों से लेकर रूट्स और रिसोर्सेज की जंग में बदल गई। और इसी बेचैनी और खालीपन के बीच दरवाजा खुला भारी दिलचस्पियों के लिए और गवादर के नक्शे पर पहली बार चीन का नाम उभरने लगा। 2015 चाइना और पाकिस्तान अनाउंस करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आप सब सीपैक के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर था। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर प्लांट, जॉब्स। लेकिन बलूच के लिए क्या, ये ऑक्यूपेशन था। अब समझते हैं चाइना के इस इलाके में इंटरेस्ट आया क्यों। चीन का तेल पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन और इंडियन ओशन से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और फिर वहां से मेनलैंड चाइना पहुंचता है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का काफी नैरो स्ट्रेट है, जो कि सिंगापुर के पास है और इस जगह यूएस नेवी का कंप्लीट कंट्रोल है। अगर कभी यूएस चाइना का वॉर होता है तो यूएस इसको इजीली ब्लॉक कर सकता है और चाइना की सारी ऑयल सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। तो चाइना को चाहिए था एक अल्टरनेटिव रूट और वो रूट था गवादर पोर्ट से। चाइना पाकिस्तान गवादर पोर्ट और सीधा पर्शियन गल्फ। चाइना ने गवादर पोर्ट को 43 साल की लीज पर ले लिया और चाइना अब गवादर को अपना नावल बेस भी बना रहा है। इससे अरेबियन सी में चाइना की परमानेंट प्रेजेंस बनेगी। चाइना के लिए गवादर एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी तो है, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है, लेकिन बलूच के लिए क्या। अपनी जमीन पर फिर नया कब्जा, पहले ब्रिटिशर्स, फिर पाकिस्तानीज और अब चाइना। 2015 से लेकर आज तक सीपेक सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, एक वॉर जोन बन गया है। बलूच विद्रोहियों ने साफ मैसेज दिया है कि सीपेक हमारी जमीन पर नहीं चलेगा। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. अच्छा, पाकिस्तान की पूरी कोशिश के बावजूद 2015 से 23 तक चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट पर कई जानलेवा हमले हुए। Attack on a Chinese convoy of engineers. A total of 9 people were killed so far. China has asked its citizens to remain indoors. अच्छा, बीजिंग इन सब चीजों से तिलमिला गया और इस्लामाबाद को साफ संदेश मिला कि अगर हमारे लोग सेफ नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान के लिए धमकी नहीं थी, ऑक्सीजन काटने जैसे था। सीपेक रुका तो बिजली, सड़कें कर सब बंद। पुरानी चाल फिर चली गई काउंटर ऑपरेशंस की। रात के छापे, दिन में चुप्पी, चेक पॉइंट्स बढ़े, आवाजें गायब। रिपोर्ट्स कम होती गई पर नफरत गाढ़ी होती गई। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है। अब शुरू होता है बलूचिस्तान का ग्लोबल चैप्टर। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दुनिया के अनटैप्ड दौलत ऐसे इलाकों में है जहां गोल्ड, कॉपर और रेयर अर्थ दबे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान भी उसी नक्शे पर है। बलूचिस्तान, जिसे दुनिया सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट जोन समझती थी, असल में एक ट्रेजर फील्ड निकला जहां सोना, कॉपर, यूरेनियम, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स सब कुछ दफन है। और ये वही मिनरल्स हैं जो एआई चिप्स, ईवी बैटरी, सैटेलाइट्स और वेपन्स का फ्यूचर तय करेंगे। ट्रम्प की भी इस पर नजर पड़ी और बयान आया कि अगर चाइना गवादर और रिको डिक तक पहुंच गया तो फ्यूचर टेक चेंज जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल जाएगी। यानी अब लड़ाई ऑयल की नहीं, मिनरल्स की भी शुरू हो गई थी। चाइना ये बात पहले ही समझ गया था। उसने ग्वादर को मिलिट्री ग्रेड लॉजिस्टिक्स में बदल दिया। सीपेक कॉरिडोर पर अपने आर्म कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए और हर ब्लास्ट या प्रोटेस्ट के बाद इस्लामाबाद से एक ही बात कही, सिक्योरिटी बढ़ाओ नहीं तो फंडिंग गई। ग्वादर से शिनजांग तक 3000 किलोमीटर पाइपलाइन और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर काम कर रहा है, जिससे चाइना को पर्शियन गल्फ का तेल और मिनरल्स का सीधा एक्सेस मिलता है। ये वही शॉर्टकट है जो चाइना का ट्रेड डिस्टेंस बचाता है। और अब सवाल बदल गया है। ये लड़ाई सिर्फ चल नहीं रही है, अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान सच में पाकिस्तान से अलग हो सकता है? जवाब सीधा नहीं है, कभी हाँ कभी ना।
लेकिन नामुमकिन भी नहीं लगता। देखिए, किसी भी आज़ादी की लड़ाई के 4 पिलर होते हैं: लोगों की ताकत, बाहरी मदद, सरकार की नियत और दुनिया का दबाव। अगर ये चारों चीजें मिल जाएं तो कोई भी क्रांति रुक नहीं सकती। तुम वो बुज़दिल रियासत हो कि जो इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जो हक पर खड़े हैं। कि बलोच वतीनसल कुशीरंगला बलोच वतीसाल वसाई वतीजरे कब्जे खिलाफ इनकलाब हो सकता उतरा इनकलाब दया लूटी की मुबस्से कोई रोशन। बलूचिस्तान में आज कई छोटे छोटे गुट हैं, BLA, BRA, BLF, UBA, लेकिन टोटल लड़ाके मुश्किल से 10,000 तक होंगे। और सामने है पाकिस्तान की सेना जो 6 लाख से भी ज्यादा है। इस्लामाबाद बलूचिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक रीढ़ है। देश का 44% इलाका, CPEC की लाइफलाइन, गवादर पोर्ट, गैस, मिनरल्स और चागा हिल्स जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। मतलब साफ, अगर बलूचिस्तान गया तो पाकिस्तान आधे से भी ज्यादा खत्म। चीन उल्टा पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहा है और दुनिया की मीडिया को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ग्लोबल प्रेशर के नाम पर जीरो। नतीजा, कमजोर रिबल स्ट्रेंथ, भारी सपोर्ट ना के बराबर। पाकिस्तान का रिजॉल्व बहुत हाई और दुनिया की पूरी चुप्पी। सवाल आता है, इंडिया का क्या रोल है? इंडिया जानता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ट्रैप है। फिलहाल इंडिया जहाबार से अल्टरनेटिव रूट बिल्ड कर रहा है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए। CPEC के जवाब में कनेक्टिविटी और क्रेडिबिलिटी की लड़ाई खेल रहा है और डिप्लोमेसी से ह्यूमन राइट्स वायलेशन को उठाकर नैरेटिव बैलेंस बना रहा है, क्योंकि इंडिया समझता है इस पूरे रीजन में गलती से भी अगर प्रॉक्सी वॉर खुली तो आग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे साउथ एशिया में लगेगी। आज हालात ये हैं कि चाइना रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है, इंडिया पेशेंस प्ले कर रहा है और बीच में बलूच अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, कभी भी इक्वेशन बदल सकती हैं और जब चारों पिलर एक साथ खड़े होते हैं तो दीवारें भी गिर जाती हैं। अरबों डॉलर के नीचे भूख, इस कहानी का यही सबसे कड़वा सच है। क्या बलूचिस्तान अगला बैटलफील्ड बनेगा या कोई नई डील आग दबा देगी? कहना मुश्किल है क्योंकि अब जंग सरहदों की नहीं, रूट्स और रिसोर्सेज की है। हिस्ट्री हमेशा लौटती है, बस जगहें बदल जाती हैं। The sands remember, they never forget. Footsteps of those who came to regret.